Yes, good morning, students. Once again, I am with you with this lesson, agriculture. We have studied a number of things in this chapter. Again, I would like to repeat the points. As you have seen, agriculture, its a definition. What is agriculture that you have studied first? Then types of farming, primitive subsistence farming, other names of subsistence farming in different countries, intensive subsistence farming, commercial farming, then plantation, cropping season in India, Rabi, Kharif and Zaid crops. Then you have seen major crops. I was going through this topic of major crops. I have seen these things: grains and leguminous crops, rice, wheat, millet. Jawar, I told you, Jawar is known as sorghum, bajra, ragi. I was on this topic, maize, but I would like to tell you about this ragi once again. What is that? So I was going to tell you about ragi once again. Ragi, also known as the finger millet. Why? Because these are small and long in structure, somewhat long. You can't say that it is of 1 inch or 2 inch. No, but these are lengthy, just like wheat like. Okay, so these are called finger millets. They are rich in iron, calcium and रफीज. इनके अंदर कैल्शियम, आयरन और रफीज की मात्रा ज़्यादा होती है. हल्का सा लाल रंग होता है इनका. रागी grows well in dry region and red black sandy loamy shallow black soil. किसी भी तरह की ज़मीन हो, काली, सैंडी, लोमी, शैलो ब्लैक, है ना, रेड भी, इन सब में ये रागी उग सकता है और उगता है. ठीक है, तो आप ये देखिएगा, हम इसमें ये रागी देख रहे थे, यहाँ पे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, और ये इसके अंदर रफेज, आयरन और इनकी मात्रा हमेशा ज़्यादा होती है. अब हम आते हैं मेज़ पर. मेज़, इट इज़ द कॉर्न, मक्का की फसल होती है, उसे मेज़ कहते हैं. द क्रॉप इज़ यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर. मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो फसल मक्का की है, इसको फूड के लिए और फॉडर के लिए था. फूड के लिए इसका रोटी बना कर के कई खाते हैं, कई ट्राइबल पीपल्स इसकी रोटी बनाकर खाते हैं. और उसके अलावा फूड में कई तरह की चीज़ें, कैलॉग्स वगैरह जो बनते हैं, कॉर्न वगैरह का जो होता है, कॉर्न फ्लोर का कई जगह उपयोग होता है फूड आइटम्स बनाने में. तो इस तरीके से फूड के रूप में इसका उपयोग होता है. एंड आई टोल्ड यू, पिगरीज, जहाँ सुअर पालन होता है और इवन जो एनिमल्स को मीट के लिए पाला जाता है, उन्हें ये चारे के रूप में खिलाया जाता है. इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए ये पशुओं का वज़न बढ़ा देता है, और इसलिए मीट के लिए जिन जानवरों को पाला जाता है, उनके लिए ये खिलाने के लिए ज़्यादा अच्छा समझा जाता है. तो आपने मक्का के बारे में पढ़ा. इट इज़ अ खरीफ क्रॉप, ऑल्दो इन बिहार इट इज़ रबी क्रॉप्स ऑल्सो. ये मैंने पहली बार भी आपको बताया था कि वैसे तो ये खरीफ क्रॉप है. खरीफ क्रॉप से मतलब होता है कि ये फसल जून के आसपास बोई जाती है, मई या जून के आसपास, और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है. लेकिन बिहार में ये चीज़ 2 बार ले ली जाती है. कैसे? बिहार में पानी की अवेलेबिलिटी है, रिवर हैं, कैनाल्स हैं, इसलिए उन कैनाल से आपका इरिगेशन करके इन्हें अक्टूबर में बो दिया जाता है, और फिर इन्हें जनवरी फरवरी में ही काट दिया जाता है. फरवरी में कटने के बाद फिर वापस से खेत की जुताई करके दोबारा जब पानी बारिश का आता है, उसके साथ खरीफ में इसको फिर बो दिया जाता है. इसका मतलब ये फसल 2 बार ली जाती है, एक बार खरीफ के रूप में, एक बार रबी के रूप में. और ये कहाँ होता है? ये आपको वेस्ट बंगाल और बिहार के अंदर ये चीज़ ज़्यादा होती है, क्योंकि अलुवियल सॉइल इसके लिए बेस्ट होती है इसकी ग्रोथ के लिए. नाउ पल्सेस, दालें जो होती है वो किस तरह से इंडिया में कहाँ कहाँ पैदा होती है, क्या रहता है, दैट आई वुड लाइक टू टेल यू.
India is the largest producer and consumer of pulses in the world. We people are mostly vegetarians, and the protein supplement is supplied by these pulses. So pulses are grown and consumed on large scale in this country. So here it is written that it is the rich source of minerals and proteins, and are also known as poor man's meat. हाँ, ये बात बोली है इन्होंने, पुअर मैंस मीट, क्योंकि मीट से प्रोटीन हासिल किया जाता है और मीट की कीमत ज़्यादा होती है जबकि दाल की कीमत कम होती है। तो प्रोटीन जब दोनों ही दे रहे हैं और दाल से मिलता है तो उन्होंने मीट ऑफ प्रोटीन बोला है, बोलने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन क्यों बोला है इसका रीज़न मैंने आपको बताया। पल्सेस नीड लेस सॉइल मॉइस्चर एंड कैन सर्वाइव इन ड्राई कंडीशन। बहुत कम नमी और कम उसमें हो जाता है। साथ ही साथ ये जो पल्सेस होती हैं, कुछ पल्सेस ऐसी होती हैं जिनमें समय भी कम लगता है, जैसे मूंग होता है, उड़द होता है, इनकी फसलें 65 डेज से 70 डेज़ के अंदर आ जाती हैं, मतलब टाइम भी कम लगता है, बारिश की और उसकी मात्रा भी कम लगती है। बीइंग अ लेग्यूमिनस क्रॉप, pulses play a key role in the crop rotation, except arha, as they have ability to fix nitrogen and restore soil fertility. ये आप जानते हैं की रोल बनाती हैं कैसे क्रॉप रोटेशन की। ये लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं और लेग्यूमिनस मतलब फलीदार पौधे होते हैं, और फलीदार पौधों की रूट्स के अंदर छोटे छोटे से नोड्यूल्स पाए जाते हैं जिनमें सिम्बायोट्स होते हैं जो डायरेक्टली नाइट्रोजन को कैच करते हैं इन्वायरमेंट से। पौधे को तो देते ही हैं, ज़मीन के अंदर भी वो नाइट्रोजन रह जाती है। अगली फसल जब आती है तो पौधा उस नाइट्रोजन का उपयोग कर लेता है। मतलब ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ये केवल फसल ही नहीं देते, ज़मीन की फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं। तो जितने भी पल्सेस होती हैं एक्सेप्ट अरहर, अरहर इसलिए क्योंकि अरहर का टाइम बहुत ज़्यादा होता है और ये क्रॉप रोटेशन नहीं करवा सकते। तो बाकी जो जिनमें कम समय लगता है उनमें क्रॉप रोटेशन आसानी से हो जाता है। इसके अलावा मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर तुअर, दैट इज अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पल्स, मटर मीन्स पीज एंड ग्राम. These are the pulses crops and these are grown on large scale in India. Food crops other than grains. Food crops other than grains, that is sugarcane. Sugarcane आप जानते हैं गन्ना. This is a tropical as well as subtropical crop that requires almost a year to grow. एक साल पूरा लग जाता है गन्ने की फसल को उगाने के लिए. इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वैरायटी ऑफ सॉइल्स. अलग अलग प्रकार की ज़मीनों पर सब पर ये गन्ना उगा लिया जाता है. लॉन्ग एज दे आर फर्टाइल एंड वेल ड्रेन, मतलब ये अगर पानी की सिंचाई का साधन है और फर्टाइल लैंड है तो उन पर इसको उगाया जा सकता है. Manual labor from sowing to harvesting is required for sugarcane. बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है. इसको पानी पिलाना, उसके कीटनाशकों का छिड़काव, मतलब मैनुअल लेबर हमें ज़्यादा लगता है. Sugarcane is the raw material used for manufacture of sugar good, that is jaggery, खांडसारी and molasses. इसको आप समझ लें कि शुगर केन जो रहता है, गन्ना जो है मेन रॉ मटेरियल होता है शुगर इंडस्ट्री का. गन्ने से जो शुगर जूस निकलता है, शुगर केन जूस, उस जूस को साफ़ करके और क्रिस्टलाइज करके शुगर बनाई जाती है. और अगर क्रिस्टलाइज नहीं किया जाता उसको गर्म करके उसकी स्लरी जैसी बना दी जाती है तो गुड़ बनता है जिसे जैगरी कहते हैं. और यदि केमिकल वगैरह ना डाले जाएं तो उसमें हल्का सा क्रिस्टलाइजेशन होकर के खांडसारी मतलब भूरे कलर की शक्कर होती है वो बनती है. शुगर बनाते समय
एक गाढ़े रंग का पदार्थ होता है जिसमें अल्कोहल की मात्रा होती है, जिसे मोलासेस कहते हैं, और इस मोलासेस से शराब भी बनाई जाती है। ये एक रॉ मटेरियल के रूप में काम आता है शराब इंडस्ट्री में, वाइन इंडस्ट्री। डिस्टलरीज जो होती हैं उनके अंदर मोलासेस का यूज़ किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज ऑयल सीड्स। क्या चीज़ बोला हमने? ऑयल सीड्स। तो ऑयल सीड्स आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ये रहा ऑयल सीड। ऑयल सीड क्या होते हैं? वो फसलें, वो बीज जिनसे हम तेल निकालते हैं और खाने का तेल हमारे काम के रूप में, एडिबल ऑयल के रूप में हम उनको यूज़ करते हैं। इसमें क्या क्या आ जाएंगे? सोयाबीन आता है, सनफ्लावर आता है, लिनसीड आता है या रैपसीड भी कहा जाता है उससे। इसके अलावा आपको जो ग्राउंडनट है, पाम है, ये सब इसके अंतर्गत ऑयल के अंदर आते हैं। पाम ऑयल सीड नहीं होता, लेकिन बाकी सारा आपका सोयाबीन, ग्राउंडनट और राइस ब्रान, ये सब ऑयल सीड्स के अंदर आ जाते हैं। मैनी वैराइटीज़ ऑफ ऑयल सीड्स आर ग्रोन ऑन लेबर ऑन अबाउट 12% क्रॉप एरिया ऑफ कंट्री। जितना भी जो ऑयल सीड्स होते हैं, तेल पैदा करने वाले जितने भी सीड्स हैं, वो पूरी एग्रीकल्चर का 12% पे बोया जाता है एरिया में। द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, मस्टर्ड में बताना भूल गया था, सरसों जिसको कहते हैं। ग्राउंडनट आप जानते हैं मूंगफली है, कोकोनट, और सीसम तिल, तिल होता है आप जानते हैं सफ़ेद रंग का, जो आप मकर संक्रांति पे खाते हैं, उससे भी तेल निकलता है। सोयाबीन आपको बताया। कस्टर्ड सीड, ये अरंडी का बीज होता है, इसमें से तेल निकलता है। इसको खाया नहीं जाता, लेकिन इसको मेडिसिन में उपयोग में लाया जाता है। कॉटन सीड्स, कॉटन कपास के बीज होते हैं, इनमें भी बहुत तेल होता है और इसका भी बहुत उपयोग होता है। ये भी एडिबल के रूप में यूज़ कर लिया जाता है। लिनसीड, ये अलसी का तेल होता है, इसको मेडिसिन और उसमें यूज़ किया जाता है, खाने में भी उपयोग में आता है। सनफ्लावर, सूर्यमुखी के बीज होते हैं, सूरजमुखी फ्लावर होता है, उसके बीज होते हैं, उनसे तेल निकाला जाता है। और ये हमारे यहाँ देश में ये सब चीज़ों का ऑयल एक्सट्रैक्शन होता है। द एक्सट्रैक्टेड ऑयल ऑफ ऑयल सीड इज़ यूज्ड एज कुकिंग मीडियम एंड एज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक्स एंड ऑइंटमेंट्स। आपको बताया कि कई तो हैं आपके सीधे खाने के उपयोग में आते हैं, आपके कुकिंग मीडियम के रूप में, और कुछ जो तेल होते हैं वो साबुन बनाने, कॉस्मेटिक्स बनाने या ऑइंटमेंट बनाने के काम में आते हैं। ग्राउंडनट इज़ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड एंड इज़ खरीफ क्रॉप। ग्राउंडनट मूंगफली जो है वो खरीफ की फसल है और एक बहुत ऑयल सीड में सबसे ज़्यादा प्राइम है, मतलब मुख्य इसकी फसल है ऑयल सीड में। खरीफ क्रॉप, गुजरात was the largest producer of groundnut followed by Andhra Pradesh. तमिलनाडु in 2011-12, एक टाइम था 2011-12 में गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली होती थी, और उसके बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मूंगफली की फसलें होती थी। While linseed and mustard are rabi crops, sesamum is kharif crop in North India and rabi crop is in South India। देखिए बड़ा अंतर हो जाता है। सीजमम जो रहता है, मतलब तेल जो रहता है, ये खरीफ क्रॉप है नॉर्थ इंडिया के अंदर, मतलब बारिश के समय बोई जाती है, और वहीं दक्षिण भारत में जब इसको बोया जाता है तो ये रबी क्रॉप्स के रूप में होता है, जनवरी में ही बो दिया जाता है। कस्टर्ड ऑयल जो रहता है ये मेडिसिन में यूज़ होता है, और ये भी एक रबी और खरीफ दोनों ही है। आप जानते हैं मस्टर्ड जो रहता है, सरसों रहता है, ये रबी क्रॉप है, विंटर सीजन में बोया जाता है। तो आपने देखा कि ऑयल सीड्स किस किस तरीके के होते हैं और उनको कहाँ पर किस समय बोया जाता है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इज टी। टी मतलब ये चाय की जो बागान होते हैं, टी गार्डन्स होते हैं, उनमें टी का प्रोडक्शन किस तरह से होता है, कहाँ होता है, लेट अस सी। दिस इज अ प्लांटेशन क्रॉप
ये प्लांटेशन क्रॉप है, मतलब प्लांट्स स्थायी रहते हैं और उनकी पत्तियों को तोड़ा जाता है। दिस बेवरेज क्रॉप वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय ब्रिटिशर्स। ये ब्रिटिशर्स ने इस क्रॉप को इंट्रोड्यूस किया था। उनको चाय पीने की आदत थी, इसलिए उस चाय के पौधे को वो ब्रिटेन से वहाँ से लेकर आए और हमारे यहाँ इसकी खेती करवाई। विशेषकर नॉर्थ ईस्ट में इसकी खेती होती है या पहाड़ी ढालों पर इसे उगाया जाता है। ये बेवरेज क्रॉप्स होती है क्योंकि ये पेय पदार्थ में के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। द बुश प्लांट रिक्वायर्स अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये एक झाड़ी नुमा पौधा होता है और ट्रॉपिकल मतलब थोड़ी गर्मी और बारिश दोनों चाहिए होती है इसको। तो इसका वार्म एंड मॉइस्ट जिसको हम कहते हैं, सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर ये अच्छे से उगती है। थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर इसमें पत्तियाँ आती हैं और उनको चुना जाता है। अलॉन्ग विथ डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल। डीप और फर्टाइल मतलब गहरी मिट्टी होना चाहिए, पत्थर उत्थर कम होना चाहिए, फर्टाइल सॉइल होती है और सिंचाई का साधन भी होना चाहिए। रिच इन ह्यूमस, वो सॉइल जो ह्यूमस में रिच होती मतलब ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो, क्लाइमेट उसके हिसाब से हो। फ्रिक्वेंट शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर्स आर नेसेसरी कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स। चाय की जो पत्तियाँ तोड़ी जाती हैं और उनकी ग्रोथ के लिए साल भर कभी भी बारिश उनको चाहिए होती है। यदि ये बारिश होती है तो उसकी फसल अच्छी होती है, उसमें लीव्स अच्छी आती हैं और वो अच्छी फसल देती है। टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री विच रिक्वायर्स अबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर। ये लेबर इंटेंसिव मतलब मजदूरों की बहुत ज़रूरत पड़ती है क्योंकि पत्तियों को चुना जाता है, पत्तियों को चुन करके तोड़ा जाता है और फिर उसको सुखाया जाता है, उससे चाय बनती है। तो ये इसमें मजदूरों की आवश्यकता बहुत होती है। द प्लग्ड लीव्स आर प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन्स टू मेंटेन देयर फ्रेशनेस। जो तोड़ी गई पत्तियां उनको सुखा करके और उनका प्रोसेस किया जाता है ताकि उनकी फ्रेशनेस बनी रहे। मेजर टी प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ इंडिया आर आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल। कहाँ कहाँ होता है तो इंडिया में आसाम, दार्जिलिंग ये सब पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पर होती है। जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल की एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर होता है। तमिलनाडु और केरल में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में जहाँ भी पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों पर इन चाय की खेती होती है। इन 2008 इंडिया वॉज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना एंड टर्की। चाइना और टर्की के बाद तीसरा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर 2008 में इंडिया हुआ करता था। आज की सिचुएशन डिफरेंट है। कॉफ़ी का प्लांटेशन किस तरह से होता है, यू कैन सी हियर, दिस इज द अबाउट कॉफ़ी। Okay, so in 2008 India produced 3.2% of world's coffee production. Indian coffee is known in the world for its good quality. गुड क्वालिटी के लिए इंडियन कॉफ़ी को जाना जाता है और 3.2% वर्ल्ड का कॉफ़ी प्रोडक्शन में इंडिया का कंट्रीब्यूशन है। द अरेबिका वैरायटी initially brought from Yemen is produced in India. यमन से जो अरेबिका नाम की वैरायटी लाई गई थी वो इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है। It has great demand all over the world. Its cultivation was introduced. इसका कल्टीवेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। बाबा बुदान हिल्स, ये इंडिया में बाबा बुदान नाम की जो हिल्स थी कर्नाटका में, वहाँ पर इनको कॉफ़ी को ज़्यादा बोया गया और वहाँ से इनकी शुरुआत हुई। तो कर्नाटका और कुछ हिस्से तमिलनाडु वगैरह के हैं जहाँ पर एक कॉफ़ी का प्लांटेशन होता है
कॉफ़ी का प्लांट भी एक बुश नुमा प्लांट होता है, उसके अंदर बेरीज लगती हैं और उन बेरीज को तोड़ करके सुखा करके उसके बीज जो रहते हैं उनको ग्राइंड करके और ब्राउन कर लिया जाता है, सेक करके। उस तरह से कॉफ़ी बनती है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, यू कैन सी दिस टाइटल हियर, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर्स में क्या आता है, जो सब्जियां हैं और फल हैं ये हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में आते हैं। और इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल्स जो इंडिया में प्रोड्यूस की जाती हैं वो पी और कॉलीफ्लावर, मतलब जो गोभी होती है, फूल गोभी, ऑनियन प्याज होता है, कैबेज पत्ता गोभी, टमाटर आप जानते हैं, ब्रिंजल एंड पोटैटो। सब्जियां, आप ये सब जितनी भी सब्जियां खाते हैं ये सब हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आती हैं और फल भी उसी में आते हैं। सिंस वेजिटेबल्स यूजुअली रिक्वायर्स लेस टाइम फॉर ग्रोथ, दे कैन बी ग्रोन इन द Z season or alternation with cereals grown in रबी एंड खरीफ सीज़न। इसमें इनको रबी और खरीफ सीज़न में ग्रेन जो क्रॉप्स रहती है उसके अलावा भी इनको बोया जा सकता है और फसल प्राप्त की जाती है दोनों सीज़न में, या तो रबी या खरीफ में। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर प्लांटेशन क्रॉप्स, जितने फल जितने भी हैं, अधिकांश बड़े बड़े प्लांट जो होते हैं, मतलब प्लांटेशन मतलब परमानेंटली खेत में लग जाते हैं वो पौधों तो नहीं बोलेंगे हम उनको, वो पेड़ जैसे ही हो जाते हैं। इंडिया प्रोड्यूसेस बोथ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट्स जो होते हैं उन सब की प्रोडक्शन इंडिया में होती है। एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है मैंगो। मैंगो कहाँ कहाँ होता है? मैंगो होता है यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। इन स्टेट्स में मैंगो की फसल अच्छी होती है। ऑरेंज जो संतरा होता है वो नागपुर, चेरापूंजी, ये मेघालय में है और अब तो एमपी में भी काफ़ी मात्रा में ये चीज़ होती है। बनाना तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला एंड मिज़ोरम, इनमें बनाना होता है। पाइनएप्पल होता है मेघालय में और ग्रेप्स जो होते हैं वो महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में होते हैं। लीची एंड गुआवा, लीची एंड गुआवा, ये लीची एक फल होता है जो बिल्कुल रसीला होता है। गुआवा अमरूद आप जानते हैं, ये उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तराखंड में होते हैं। एप्पल, पियर, एप्रिकॉट एंड वॉलनट। एप्पल आप जानते हैं, पियर जो होता है वो नाशपाती होता है, एप्पल जैसा ही होता है, आपने देखा हुआ, हरे रंग का होता है या लाइट येलो कलर का होता है और थोड़ा सा खुरदुरा टाइप का होता है, उसमें रफेज की मात्रा ज़्यादा होती है। एप्रिकॉट ये आड़ू होता है, ये भी बड़ा अच्छा फल होता है, एप्पल की तरह ही होता है लेकिन एप्पल से आकार में बहुत छोटा होता है और पीले रंग का और पीले से लाल रंग का होता है, इसको एप्रिकॉट कहते हैं। वॉलनट आप जानते हैं, दैट इज़ अखरोट जो होता है। ये कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, इसलिए इन दोनों राज्य पहाड़ी हैं, यहाँ पर ये ज़्यादा मात्रा में होता है। तो आपने ये देखा, आज का वीडियो काफ़ी इसकी भी लेंथ हो गई है। मैं अगले वीडियो में आपको इस चैप्टर को पूरा ख़त्म कर दूंगा और उसके बाद में आपको इसके PDF भी भेज दूंगा। तो आज के लिए इतना ही है। अगली बार हम एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम और भी जो रिफॉर्म्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ें और ध्यान दें, कॉपी भी बनाएं। थैंक यू।